हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसके हम जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब कुछ आज इस क्लास में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन से प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपिरेशन। सो रेस्पिरेशन ये भी पार्ट है, हमने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस ये भी एक पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, ये किसके लिए है? प्लांट के लिए। एक्सक्रीशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है क्योंकि ये प्लांट का जो वेस्ट है उसको बाहर रिलीज करता है, ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिलीज होती है? सो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि CO2 तो आपका यूज होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन ये भी नहीं पड़ा, ये भी नहीं पड़ा, तो बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिलीज होती है और यूज कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, The enzyme present in the saliva which digest starch। कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? अमाइलेज। जहां पर भी अमाइलेज आए, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो चाहे वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो, हमेशा अमाइलेज स्टार्च को, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, स्टार्च कुछ भी पूछता है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या ऑप्शन टिक करना है? अमाइलेज। ठीक है, यहीं पे और देख लो आप। तो पेप्सिन ये किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन ये भी किसे डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। एंड लाइपेज ये करेगा फैट को डाइजेस्ट। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज जब CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन। क्या होगा? सो ट्रांसपिरेशन तो नहीं होगा, ये वाटर से जुड़ा हुआ है। जब वाटर रिलीज होगा प्लांट से, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसपिरेशन। एक्सक्रीशन, इसमें भी क्या होगा? वेस्ट रिलीज होता है, तो ये भी प्रोसेस नहीं होगी। इन दोनों में कोई एक हो सकता है। फोटोसिंथेसिस, तो इसमें CO2 एंड H2 ये यूज होता है, तो बनता है C6H12O6। इसमें बोल रहा है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके ये बनाएगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें CO2 और वाटर अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब क्या बन रहा है? ग्लूकोज। तो बचा क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो C6H12 होता है वो ब्रेक डाउन होकर के और किसमें डिवाइड होता है? आपका CO2 और H2O में। इसलिए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स इन अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। कौन से इन चार में से ऑर्गन है जो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्सक्रीशन के लिए। लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किडनी। वैसे तो चारों ही एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं, बट सॉरी, हार्ट तो नहीं लेता, लंग्स और लीवर भी पार्ट लेते हैं एक्सक्रीशन में, बट मेनली इसमें आपसे पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा? किडनी। Which blood vessels carries oxygenated blood from lungs to heart? इनमें से कौन सी वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? कहाँ से? लंग्स से हार्ट तक। तो क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जहां पे भी लंग्स आएगा इन्हीं दो में से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही होगा। ये गलत है, ये गलत है। अब इनमें से क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरीज आएगा या पल्मोनरी वेन्स? तो जब हमने आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस पढ़ा था, वहां पर देखा था कि पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं, वेन्स अगर सिर्फ नॉर्मल आप देखोगे, जैसे ये है, इसका काम क्या होगा? ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। बट इसी के पहले अगर पल्मोनरी वर्ड लगेगा तो इसका काम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो लंग्स से हार्ट में कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। इसलिए यहाँ पे जो वेसल्स का टाइप है वो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड।
ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड लंग से हार्ट में आ रहा है तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज किस में आ जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड में। द फंक्शन ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, फंक्शनल यूनिट मतलब कि जो मेन काम करती है किडनी के अंदर, किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ये काम किडनी नहीं बल्कि किडनी में कोई एक स्ट्रक्चर होता है वो ये काम करता है, उसी का नाम पूछ रहा है, तो क्या होगा, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वियस है या विलस है। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। न्यूरॉन ये भी स्ट्रक्चर होता है, ये भी यूनिट होती है किसकी, आपकी जो भी सेंसेस रिसीव करते हो उसके लिए, सिग्नल्स के लिए काम करता है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत कंफ्यूजन है। न्यूरॉन जो है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, नेफ्रॉन किडनी से अटैच होती है। तो नेफ्रॉन इट इज अ यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मशरूम है, अमीबा है, कस्कुटा है और ईस्ट है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें क्या आएगा, अमीबा। होलोजोइक मतलब जो कि बाहर से फूड को इनटेक करते हो बट उसके बाद सारा काम खुद करते हैं, वो कहलाते हैं आपके होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, और इसमें ऐसा कौन है, अमीबा। इसके अलावा और कौन आएगा, अगर ह्यूमन एग्जाम्पल है तो वो भी आएगा, एनिमल्स है तो वो भी इसके एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेल, सेल में यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो एटीपी इसका सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी भी याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, दोनों ही आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है इफ नो अपेरेंट वर्क इन अ बीइंग ऑफ डन बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हाई डज इट टेक फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो कोई भी काम नहीं करता है फिर भी उसे फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कोई भी सेल अगर वॉर्न आउट हो गया है या खराब हो गया है तो वो वापस से रिपेयर होगा। तो भले ही कोई ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी उसे फूड या एनर्जी की नीड होती है, जस्ट बिकॉज कि उसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, कोई सेल खराब हो गई है तो वो रिपेयर होगी, ठीक है। Which pathway is common to both aerobic and anaerobic respiration, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये दोनों में कॉमन है, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे या एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ोगे। फिर है नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फंगस, फंजाई या अमीबा। अमीबा और फंगस में आपको ये बताना है कि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो फंगस में अगर आप देखोगे तो इसमें सैप्रोफाइटिक ये न्यूट्रिशन लेता है और अमीबा कैसा करता है, होलोजोइक, ठीक है, इसमें होगा होलोजोइक। फिर है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, तो इसका आंसर होगा एनीमिया, क्लियर है। फिर है हाउ डज न्यूट्रिशन इन अ फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट अ टैपवर्म, फंगस में जो न्यूट्रिशन है वो टैपवर्म से कैसे डिफरेंट होता है, तो फंगस में जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है सैप्रोटॉप, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंडेंट होंगे उसको आप बोलोगे सैप्रोटॉप, और उसमें एग्जाम्पल आता है फंगस और बैक्टीरिया, ठीक है। टैपवर्म एक पैरासाइट है जो कि दूसरे की बॉडी या होस्ट पर रहता है और उसी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन भी करता है, इसलिए इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट, ठीक है, किसमें, टैपवर्म में। और फंगस में क्या होगा, ये होगा आपका सैप्रोट्रॉप्स जो डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिशन को रिसीव करेगा। यही बेसिक डिफरेंस होगा फंगस और टैपवर्म में। फिर है व्हाट इज अ पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, तो जब आपकी जो टंग है वो फूड को पुश करती है आगे की डायरेक्शन में, ईसोफेगस की डायरेक्शन में, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड अ पेरिस्टाल्सिस, खाने को आगे की तरफ पुश करना, धक्का देना, यही कहलाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कार्टिलेजियस रिंग ऑन द ट्रैकिया,
अगर आप जब आप ट्रैकिया का डायग्राम बनाते हो तो उसमें आप देखोगे इस तरह से शी शेप की मसल्स बनती हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस मसल। ये कार्टिलेज जो मसल है वो ट्रैकिया में क्या रोल प्ले करती है, तो अगर आप देखोगे तो जब कोई एयर ट्रैकिया में नहीं पास होगी तो ट्रैकिया आपस में कोलैब होगा, ठीक है। उस कोलैप्सन को बचाने के लिए जो कार्टिलेज मसल है वो यहाँ पर हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे फ्रेम करोगे, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंटेड। अगर ट्रैकिया में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तब कार्टिलेज जो मसल है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल है जो ऑर्गन से हार्ट में ब्लड को कलेक्ट करती है, तो आंसर होगा वेन्स, और इसी को बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। फिर हाउ इज द पासेस ऑफ फूड रेगुलेट फ्रॉम द स्टमक ऑनवर्ड्स। स्टमक से जो फूड है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पास होता है, तो स्टमक के लास्ट पार्ट में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। ये मसल जो है वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर देती है, ठीक है। Now, next है what is the stored form of a carbohydrate in plants and animals of respectively। प्लांट्स और एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका आपको स्टोर फॉर्म बताना है कि क्या होता है। तो अगर आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट में है स्टार्च, और अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो इसमें है ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट में जो ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, और जो एनिमल्स है उसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है, ऐसी लीफ जिसमें कि ग्रीन एंड नॉन ग्रीन दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफाइन द टर्म ऑफ अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लोएम जो है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्लियर। और यहीं पर आप रिवाइज करो, जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है प्लांट से, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, क्लियर। सो ट्रांसपिरेशन ये जाइलम का काम होता है, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम का फंक्शन है जो फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। Why is respiration considered an exothermic process? Respiration को exothermic process क्यों consider करते हैं? Because respiration is considered an exothermic process due to the breaking down of glucose in the presence of oxygen with release energy. जस्ट बिकॉज कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर किसी में एनर्जी का इनटेक होता या वो एनर्जी यूज करता तब वो कैसी होती, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो कैसे, आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज करेगा, आपकी CO2 रिलीज करेगा और साथ में ATP रिलीज करेगा, और ये ATP क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन यूज होगा तो 38 ATP, अगर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है तो सिर्फ 2 ATP, और इसी में आप देखोगे तो यही हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हो जाएगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए फिर व्हाट इज अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग इट इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म इनहेल एंड एक्सहेल। जो भी इन्वायरमेंट से गैस आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और बदले में CO2 को रिलीज करते हो, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन डिफरेंट प्रोसेस होती है जहां पर इसी ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाई जाती है, एनर्जी, ठीक है। तो आपसे सिर्फ ब्रीदिंग पूछ रहा है तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मेंशन 2 ways in which a food gets oxidized in organism, so aerobic and anaerobic respiration। ऑक्सीडाइज अभी बताया, जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनती है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। What role do digestive enzyme play in an alimentary canal? Alimentary canal में digestive enzyme क्या रोल प्ले करते हैं,
Digestive enzyme break down complex molecules to food into a simpler one so that they can be absorbed by the blood. जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं और यही सिंपल फूड एनर्जी बनता है और ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ठीक है. Which enzyme is present in the human saliva? सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सो सलाइवरी अमाइलेज और इसी को बोलते हैं टाइलिन. ये जो टाइलिन सेकेंड वर्ड ये सबसे ज्यादा पूछता है. स्पेलिंग आप देखो पी से शुरू हो रही है बट प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन. तो सलाइवरी अमाइलेज इट इज ऑल्सो नोन एज अ टाइलिन और ये किससे सिक्रीट होता है? सलाइवा से. फिर आ जाओ, आपको डिफरेंस बताना है ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है. सो ब्लड इज पम्प्ड थ्रू आउट द बॉडी बाय द हार्ट. जो ब्लड है वो बॉडी में हार्ट के थ्रू कंटिन्यूसली क्या होता है? पंप किया जाता है. लिम्फ इज मूव्ड अलोंग थ्रू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. जो लिम्फ है वो टिश्यू के बीच में स्टोर होता है और ये बॉडी में नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है. टिश्यूज के बीच में स्टोर है इसलिए टिश्यू को जितनी भी न्यूट्रिशन एनर्जी रिक्वायर होती है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है. इसके अलावा ब्लड में आप देखोगे तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी. ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. लिम्फ रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम और लिम्फ का काम होता है जितना भी वेस्ट होता है उसे रिमूव करना. ब्लड फ्लोज थ्रू दी बॉडी इन दी सर्कुलर मोशन. जो ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलर मोशन में पंप होता है या ट्रांसफर होता है. द मूवमेंट ऑफ अ लिम्फ इज एन अ सिंगल डायरेक्शन और जो लिम्फ है उसका मूवमेंट कैसा होगा? एक सिंगल डायरेक्शन में. तो अगर ब्लड सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो लिम्फ कैसा होगा? एक सिंगल डायरेक्शन में. ठीक है. We can see blood with the naked eyes. ब्लड को हम naked eye से देख सकते हैं बट लिम्फ को आप naked eye से देख नहीं सकते हो. सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं लिम्फ और ब्लड में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज. वेयर डज इट प्रोसेस टेक प्लेस. फैट बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो एक तो फैट को डाइजेस्ट करता है बाइल जूस और उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. ठीक है. ये किसके थ्रू होगा? बाइल जूस के थ्रू. एंड ये जैसे ही डाइजेस्ट होगा तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड इसके अलावा लाइपेज जो एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम है, ये भी फैट को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. तो एक तो लीवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया उससे फैट डाइजेस्ट हो गया. बचा हुआ जो फैट है वो लाइपेज से, जो पैनक्रियाज है वो लाइपेज एंजाइम रिलीज करेगा और उसी लाइपेज से फैट डाइजेस्ट हो जाएगा. इस तरीके से 2 बार जो है फैट का डाइजेशन होता है, एक बार बाइल जूस के थ्रू और एक बार लाइपेज के थ्रू. देन इसके बाद डिफरेंस आपको बताना है सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन में. तो अभी थोड़ी देर पहले इसी का क्वेश्चन था तो वहां पर हमने पढ़ा कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पर ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंडेंट होंगे. पैरासाइट दे डिपेंड फूड एंड शेल्टर. क्लियर. आप सैप्रोफाइट में क्या लिख सकते हो? इसमें एग्जाम्पल फंगस और बैक्टीरिया. पैरासाइट में एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इसमें आएगा कस्कुटा जिसको आप अमरबेल बोलते हो, वर्म्स आएंगे, लीच आएगी, टैप वर्म्स आएंगे. ठीक है. इट शोज एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. जो आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं और जो पैरासाइट है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं. तो इस तरीके से 2 या 3 डिफरेंस आपको लिखने को आते हैं तो इसको आप इससे प्रिपेयर करिएगा. फिर हाउ डू प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस. प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो स्टोमेटा से. स्टोमेटा ये एक पोर होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. इसी के थ्रू जो इन्वायरमेंट है उससे CO2 को इनटेक करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो ये एक्सचेंज होता है गैसेस का स्टोमेटा के थ्रू. किसमें? प्लांट्स में. What are the strategies of plant to get rid of their waste? प्लांट कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अपना वेस्ट रिलीज करने के लिए? तो इसको हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है स्टोमेटा से और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन. सम वेस्ट लाइक गम हो गया, ऑयल हो गया, रेजिन हो गया, ये भी रिलीज होता है. ओल्ड जाइलम जो पुराना हो गया हो या जो भी खराब वुड हो गई हो वो रिलीज होती है. लीफ फॉल ऑफ हो जाती हैं. ठीक है. रूट्स कैन ऑल्सो थ्रू अ सम वेस्ट और जो रूट्स होती है वो भी कुछ वेस्ट रिलीज करती है. तो आपको ये कुछ तरीके लिखने हैं प्लांट्स में जो कि वेस्ट जो प्लांट में वेस्ट होता है वो कैसे रिलीज होता है. तो एक तो आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी प्लांट के लिए वेस्ट है.
जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिलीज हो जाता है। दूसरा आप एक्सेस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर लिखोगे, जो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। थर्ड ऑफ गम हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, ओल्ड जाइलम हो गया, इसके थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो 2 या 3 ही आप फंक्शन याद करोगे, दैट इज सफिशियंट, क्योंकि 2 और 3 मार्क के ही लिए आपसे पूछता है। फिर है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। सो इट अकर थ्रू अ स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड रूट। अगर प्लांट में देखोगे तो स्टोमेटा हो गया, लेंटिकल्स किस में होते हैं, स्टेम में, एंड रूट में रूट हेयर्स होते हैं, इसके थ्रू एक रेस्पिरेशन प्लांट्स करेंगे। एनिमल्स में किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू, क्योंकि आप इनहेल करोगे और एक्सहेल करोगे, तो इसके थ्रू जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बीइंग में लंग्स से होगा, और प्लांट्स में स्टोमेटा, लेंटिकल्स और रूट से होगा। इसके अलावा प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज, ऑक्सीजन ऑन देयर ऑन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लियर। एनिमल्स में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज करेगा, आपका CO2 एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस आपको लिखना है रेस्पिरेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में। Why do we feel pain or cramps in muscles after a वर्जियस एक्सरसाइज। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो, वर्जियस एक्सरसाइज करते हो, तो उस टाइम पर आपकी जो मसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा पेन या क्रैम्प्स क्यों आते हैं, उसका मेन रीज़न है लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसी की वजह से जो आपकी मसल्स है उसमें क्या होते हैं, क्रैम्प, और इसमें जो ATP है उसका फॉर्मेशन होता है 2 ATP, ठीक है। और जो इसका रीजन है वो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ये मसल्स में स्टोर होता है जिससे क्रैम्प्स आते हैं। 1 से 2 या 3 से 4 दिन में ये ब्लड में डिसॉल्व होता है और क्रैम्प्स का आना बंद हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन एसिड एंड म्यूकस इन द स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, वो 3 चीजें रिलीज करता है, हमने पढ़ा था। एक था HCl, इसी को एसिड बोल रहे हैं, एक था म्यूकस, और एक हमने पढ़ा था एंजाइम। यहाँ पर आपसे 2 का फंक्शन पूछ रहा है, एक तो आपसे एसिड का और दूसरा म्यूकस का। एसिड का फंक्शन क्या होगा, तो ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी आपके फूड में आते हैं, जो भी जर्म्स हैं उनको किल करेगा, और साथ में जो भी स्टमक है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। एंड द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द स्टमक। और साथ में जो एंजाइम है, एंजाइम कौन सा रिलीज होता है स्टमक में, पेप्सिन, इसको एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट होकर के किसे डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। ये काम होता है HCl का। म्यूकस का काम क्या है, एक तो ये फूड को स्मूथ बनाएगा, और दूसरा प्रोटेक्ट करता है किसको, वॉल ऑफ स्टमक को। किसे, वॉल ऑफ स्टमक को। कैसे, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है, एसिड। अगर एसिड रिलीज होगा तो स्टमक की वॉल धीरे धीरे बर्न हो जाएंगी, और जब अगर वो एक बार बर्न हो गया तो फिर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है एसिड से, और ये काम किसका होता है, म्यूकस का, ठीक है। Now, which digestive secretion does not contain any enzyme, but it important to discuss. Bile juice from liver, it contain bile salt which are necessary for the emulsification of fat. ये कोई एंजाइम नहीं है, बट फिर भी ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कैसे, क्योंकि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। इससे पहले भी हमने इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये फैट को डाइजेस्ट करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो आपको ये बताना कौन सा डाइजेस्टिव सिक्रेशन है, तो बाइल जूस है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। फिर है आर्टरीज एंड ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिफरेंस लिखना है। ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है, तो ये हार्ट के चैम्बर्स हैं। ऊपर साइड के दोनों जो चैम्बर्स है उन्हीं को बोलते हैं ऑरिकल, और ये जो नीचे के चैम्बर्स है वो कहलाते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। इनमें डिफरेंस है, तो अपर थिन वॉल चैम्बर, ये अपर थिन वॉल चैम्बर होता है। लोअर थिक वॉल चैम्बर है, इसकी जो वॉल्स है वो काफी थिक होती है, और ऑरिकल की वॉल थिन होती है। रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, जो ऑरिकल है ये बॉडी से जितना भी ब्लड है वो किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू। तो ये वेन्स से ब्लड को रिसीव करते हैं, और ये किससे रिसीव करेंगे, ठीक है। इस पे ऑरिकल लिखा है, इस पे हो जाएगा आपका आर्टरीज। फिर है पुश ब्लड इनटू दी वेंट्रिकल, जो ऑरिकल है वो ब्लड को पुश करेगा कहाँ पर, वेंट्रिकल में। एंड पुश ब्लड इनटू अ
एट्रीज, और जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो जो ब्लड है उसको कहाँ पे पुश करेंगे, आपके एट्रीज में, मतलब बैक फ्लो होता रहता है। इस तरीके से दोनों एक काम करते हैं और दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो गया। फिर हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगी, तो इसमें होती हैं विलाइज। क्या होंगी, विलाइज। विलाइज में मीन्स कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे तो इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई। ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके और आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। इस तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया गया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वॉल्व्स इन अ वेन्स। वेन्स में जो वॉल्व्स होते हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया गया है, सॉरी क्या उनका रोल होता है। दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द, especially when it moves against gravity and under a low blood pressure। तो जो वॉल्व्स होते हैं, अगर आप देखोगे हार्ट में इस तरीके से राइट साइड पर 3 वॉल्व और लेफ्ट साइड पर 2 वॉल्व होते हैं। जो वॉल्व है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मीन्स अगर एक बार ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया है, देन उसके बाद ये वापस ना जा पाए ऑरिकल में, इसको प्रिवेंट करने का काम किसका होता है, वॉल्व का। ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए होता है, एनर्जी की को फॉर्म करने की एक प्रोसेस होती है, और ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इंक्लूड होता है। ब्रीदिंग के थ्रू ही ऑक्सीजन मिलता है और यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने में यूज करता है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे बहुत पूछता है। तो यहाँ पर आप देखो 6CO2 12H2O, लाइट मीन्स यहाँ पर सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज, क्या रिलीज करेगा, वाटर, और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। देखो सलाइवा में वापस ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम है और उसका क्या रोल होता है। तो सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, उसी को और क्या बोलते हैं, टाइलिन, और इसका क्या रोल है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। ठीक है। स्टार्च लिखा है, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्टार्च है उसको किस में बदलेगा, माल्टोज में। How is the length of intestine related to the food habit in an animal? So intestine where digestion and absorption occur in a very long in herbivorous and the shorter in the carnivorous, as digestion met in easier than the digesting grass। तो जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो मेनली प्लांट्स को इनटेक करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज लार्ज होता है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें जो डाइजेशन है वो बहुत लेट मीन्स कि कई बार करना होता है, 2 से 3 बार उनमें डाइजेशन होता है, तो इसलिए उनमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, क्योंकि उनमें जो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स और मीट इन सबको भी इनटेक करते हैं, इसलिए दोनों के स्मॉल इंटेस्टाइन में साइज का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद आपको ये देखो ये स्टोमेटा है, इसमें बोल रहा है नेम दी गैप फॉर्म बिटवीन दी किडनी शेप्ड सेल इन दी गिवन फिगर एंड व्हाट रोल डू दे प्ले, व्हाट आर द डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी सेल। तो इन सबको लेबल करना है क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसको देखो किडनी शेप का स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है। गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। ठीक है। ये जो पोर्स दिख रहे हैं इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटापोर, और ये जिससे कवर्ड है ये कहलाती है गार्ड सेल। ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिया उसको आइडेंटिफाई करना है, तो अभी हमने पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका यही था, क्लियर। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका स्टोमेटा का। इसमें आपको लेबल करना है, तो लेबल बता दिया, ये आपकी गार्ड सेल हो गई। ठीक है। सेकेंड वन इज वैक्यूल, इसमें वैक्यूल भी होता है, ये जो आपको बड़े सेल्स दिख रहे हैं।
एंड इसके अलावा स्टोमेटापोर है, थर्ड नंबर पर ये है, एंड फोर्थ नंबर पर बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो छोटी सेल्स आपको दिख रही है सर्कुलर फॉर्म में, ये हो जाएंगी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। थर्ड नंबर पर है आपका स्टोमेटापोर। सेकंड पे बता दिया ये आपको ये पोर है, पोर में गार्ड सेल है। इसमें अगर आपको इस तरीके से बड़ी सेल्स दिखेंगी तो ये वैक्यूल है, और अगर छोटी सेल्स दिखेंगी तो ये हो जाएंगी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है वो आपका क्या हो गया, गार्ड सेल। तो आप देखो कि लाइफ प्रोसेस से इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछता है। मेनली इसमें प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है, स्टोमेटा है, उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, इसके क्वेश्चंस बार बार पूछता है। और साथ में जो न्यूट्रिशन है उसके टाइप, होलोजोइक, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। तो इस तरीके से हमने कई क्वेश्चंस पढ़े जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इनको आप रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।